डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, इस परिवार के सदस्य अगर नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उनका आपको सबसे पहले क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। सुनील मीना जी कैसे हैं आप? मोनिका कुमारी जी कैसे हैं आप? योगी जी कैसे हैं आप? सुभाष जी स्वागत आपका, प्रियंका जी स्वागत आप। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज थोड़ा ज़्यादा सेशन हमें कवर करना है, थोड़ा लंबा खींचने का प्रयास करते हैं। 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज अपना चैप्टर नंबर है 8वां, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। और फिर हम यह भी प्रयास करेंगे कि राजस्थान के आधारभूत सेवाओं की भी हम चर्चा कर ले। तो आप अगर साथ साथ में लिख रहे हैं तो आप अपना रजिस्टर पेन लेके बैठे, और जो भी लाइनें हम मोस्ट बताते हैं आपको या आपके सामने है, आप खुद भी समझ सकते हो कि कौन सी लाइन या कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्हें आप साथ साथ में नोट कर ले। हाँ, आप चाहें तो बाद में प्रिंट निकाल सकते हैं, मैंने प्रिंट वाली पीडीएफ भी आपको देनी है, लेकिन इन फाइलों का प्रिंट मत निकालना, क्योंकि ये बड़ी साइज की है और एक पेज में बहुत छोटा सा मैटर आएगा। और आपके पेपर जो आप यूज करेंगे, यानी आप ई मित्र पे जाके जब इनका प्रिंट निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैसा आपसे लेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही कक्षा 6 पूरी हो जाएगी, मैं आपको एक साथ कक्षा 6 की प्रिंट वाली पीडीएफ दूंगा, जैसे कि 2021 में हमने रीट के 1 लाइनर क्वेश्चन की आपको दी थी। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे ज़्यादा लगे, ठीक है, हम नहीं चाहते कि आपके ज़्यादा पैसे लगे, तो इसलिए आप जो है प्रिंट निकलवाने की जल्दी मत करना अभी। आजीविका के प्रमुख साधन और प्रमुख क्षेत्रों की अगर विद्वान साथियों चर्चा करते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी कार्य करता है, यह क्षेत्र विशेष के प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करता है। जैसे राजस्थान का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कार्य होंगे, कश्मीर का व्यक्ति है तो उसके लिए अलग कार्य होंगे, उधर दक्षिण का कोई व्यक्ति है तो उसके अलग कार्य होंगे। यानी हम अपना पेट भरने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप बस इंतजार करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। तो राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अतः यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि, पशुपालन व खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटन, उद्योग व सेवा क्षेत्र में कार्य करने वालों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान में सबसे पहले कृषि की चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजस्थान और वैसे पूरे भारत में ही जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम सब जानते हैं कि भारत जो है एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में भी ऑलमोस्ट जो 60% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। लेकिन निरंतर कृषि में आने वाली कठिनाइयों के कारण, निरंतर कृषि में आने वाली समस्याओं के कारण इसका जो रेशियो है, यानी खेती करने वाले लोगों की जो संख्या है, वो निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और युवा, आज का जो युवा है वो खेत की तरफ जाता भी नहीं है। आज के युवा जो बच्चे हैं, हालांकि जो गांव में रहते हैं उनको तो फिर भी जाना ही पड़ता है, लेकिन बात करते हैं आधुनिक युवा है, वो खेती में थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसके कारण भी जो खेती करने वाले लोगों की संख्या कम है। राजस्थान का 60% भूभाग मरुस्थल है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो अरावली से इधर वाला जितना भी भूभाग है, ये मान लेते हैं ये राजस्थान है, पतंगाकार होता है राजस्थान, तो ये अरावली है। और ये वाला जो भाग है, ये सारा का सारा क्या है, 61% है। वैसे तो ये 61% है, लेकिन फिर भी 60% भूभाग जो है वो क्या है, 60% भूभाग क्या है, मरुस्थल है। यहाँ अधिकांश कृषि मानसून की वर्षा पर निर्भर होती है। यानी राजस्थान की जो खेती है वो किस पे डिपेंड करती है, बरसात पे डिपेंड करती है। इसीलिए राजस्थान और भारत की जो खेती है, राजस्थान और भारत की जो खेती है उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान और भारत की खेती को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्वान साथियों,
मानसून का इसको क्या कहा जाता है? जुआ कहा जाता है। किसका जुआ कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मानसून का जुआ? क्योंकि यहाँ की खेती का कोई भी जो है वो ऐसा सुनिश्चितता नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम किस पे डिपेंड होता है? सारा का सारा जो कार्य डिपेंड होता है वो वर्षा पर होता है। अगर वर्षा अच्छी हो गई, अगर वर्षा अच्छी हो गई तो किसान के कुछ फसल हो जाती है। अगर वर्षा नहीं हुई है अच्छी तो फिर किसान जो है वो ऐसे ही परेशान होता रहता है। उसका जो जीवन है वो परेशानियों में ही जो है वो बीत जाता है। यानी पूरा का पूरा दारमदार किस पर है? मेहनत पर न होकर किस पर है? भाई मेहनत तो किसान करता ही है, मेहनत तो किसान करता ही है, लेकिन दारमदार किस पर है? जैसे हम सब मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन हमारा भी भविष्य किस पर दारमदार है कि रीट में नकल करने वाले कितनी नकल करेंगे, कहीं पिछली 2021 की तरह ज्यादा नकल ना हो जाए। हम सोचते हैं ना ऐसा कभी कभी कि हे भगवान पिछली बार तेरा ज्यादा नकल नहीं हो जाए, क्योंकि ज्यादा नकल जब हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी, ज्यादा नकल हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ आप, है ना? तो हमारा भविष्य भी, बेरोजगारों का भी भविष्य आजकल जो है वो नकल करने वालों पे डिपेंड है। इसी प्रकार हमारी जो कृषि है, हमारी जो खेती है, उसका जो भविष्य है वो किस पे निर्भर करता है? वह निर्भर करता है मानसून पर, कि वर्षा कैसी होती है। वर्षा ही तय करती है कि कैसी खेती होगी। यहाँ वर्ष भर 3 प्रकार की जो है वो फसलें ली जाती है, यानी एक वर्ष में 3 प्रकार की फसल जो है वो यहाँ पर बोई जाती है, रबी की, खरीफ की और जायद की। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल के ऊपर। रबी की जो फसल है, देखिएगा, रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर ही हो जाती है। जैसे ही सर्दी प्रारंभ होती है वैसे ही रबी की फसल की बुआई भी शुरू होती है। कमेंट करके बताओ कब होती है रबी की फसल की बुआई। और गर्मी प्रारंभ होने पर मार्च अप्रैल में इसको जो है वो काट लिया जाता है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो फसल बोई जाती है वो होती है गेहूं, जौ, चावल, चना और सरसों। ये मुख्य फसल है। गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये मुख्य फसल है जो कि रबी की फसल में जो है वो बोई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में जो है वो प्रारंभ होने से पहले ही काट ली जाती है। वर्षा ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है बोई जाती है और शीत ऋतु से पहले ही जो है वो क्या कर दी जाती है? काट ली जाती है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य फसलें आती है वो आती है बाजरा, जवार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। पेपर के समय यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। याद करने का तरीका क्या है? देखो, आपा सब किसान का ही बेटा, हाँ, थे भी किसान का ही टाबर हो, मैं भी किसान का ही टाबर हूं, और ऑलमोस्ट मेरे साबू सारा का सारा किसान का ही बच्चा है। ठीक है, जनरली किसान का टाबर ही दिखी है वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, जिका पीसार आदमी बांगी तो करे ही को नहीं भाई। जिका बड़ा बड़ा व्यापारी है बांगा टाबर खेती थोड़ी करे है, वे तो बिजनेस करे है, अपने ही पंथी आए हो तैयारी करनो। तो देखो, अपने जी खेती है वह आप सीधे सीधे याद रख सका, जैया के भाई आप रबी की फसल है मैं के बो वहाँ। जनरली अब मैं जब बात करा तो मैं पश्चिमी राजस्थान में रहा, और पश्चिमी राजस्थान में जी फसल बोई जा है सर्दी रे टाइम में। रबी की फसल ने के कहा, सर्दी की फसल कहा, के कहा जी, सर्दी की फसल कहा। तो सर्दी के मायने देखो चना बोई जाए, के बोई जाए? चना। चना के सागे बीच बीच में देखो के बोई जाए? सरसों बोई जाए। याद रखना बहुत आसान तरीको है। आप जिखा सारी चीजें हाँ वह कराई हाँ, और जठे ज्यादा बारिश हुआ है या जठे ज्यादा पानी लागे है बठे के करी जाए? गेहूं भी बोई जाए, और गेहूं के सागे जो भी बोई जाए, और चावल बोई जाए है। ठीक है, तो एज की फसला है वे कौन सी है? रबी की फसल है। अब खरीफ की फसल में कौन सी है? तो जी मैं तो याद रखता तो यहाँ रखता कि भाई खरीफ की फसल में जिको है वो काकड़िया, मतीरिया, मूंग, मोठ, बाजरी, मूंग, मोठ, बाजरी, काकड़िया, मतीरिया, ए दिखा है आप अपने खेत में जो है वो उगावा। हाँ, रणजीत जी किया होते और थारो घणो घणो स्वागत। आशा करूं थे चोखा हो। और सुभाष गुजर जी, कैसे हो आप? कैसे हो आप? तो चला आगे चला। देखो,
इसके बाद देखो तीसरी जी की फसल आवा है, वह आवा है जायद की फसल। जायद की फसल में कौन सी आवा है भाई? जायद की फसल में मुख्य रूप से जिकी आवा है वह बाड़ी बावा। आप मारवाड़ी में जहाँ शेखावाटी में आकर भाई बाड़ी बाणो, बाड़ी वो मतलब कि आपका छोटा सा क्षेत्र में, और सब्जियां बोनी, इसमें मुख्यतः सब्जियां आवे है। जिया का आज की फसल हुए जायद की, वह मार्च अप्रैल के महीने बोई जावे है और जून जुलाई के अंदर जो काट ली जावे है। एंग महीने जो आवे है वो तरबूज आवे है, ककड़ी आवे और खरबूजा आवे है। ठीक है, तो तीन ही जनरली यही आता है, खीरा, तरबूजा, ककड़ी, है ना, ये सब चीजें आते हैं। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का कारण क्या है? राजस्थान की कृषि का पिछड़ेपन का, वैसे तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान की खेती जी है वह सारी की सारी मालिक के ऊपर डिपेंड है। अक्सर थे जिको है वो खेती के टाइम में जी है फसल जब बुआई करी जा है, जब कई बार अखबार में थाना जी है वो फोटो दिखाई देवे है, फोटुआ दिखाई देवे, जठक किसान आसमान की ओर देखते रहे है। और किसान आसमान की तरफ क्यों देखते रहे है? वो भगवान न पूछते रहे है। जहाँ जेठालाल ने थे, देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, कि जेठालाल के जीवन में बहुत सारी समस्या आवे, तो वो कई बार भगवान बात करे, नहीं कहे भगवान तू सारी समस्या मारे ही दिख दी गए, है ना। तो किसान भी ऐसे ही पूछता रहता है भगवान से, किसान भी यही पूछता रहता है कि हे भगवान किसान बना दियो, चलो कोई बात नहीं, गरीब बना दियो, चलो कोई बात नहीं, मेहनती बना दियो, चलो कोई बात नहीं, पर तेरे लो काम तो करे बेटी का बाप भगवान, टाइम पर मी तो बरसा। और आप देख लो पिछले लंबे समय से, अगर आप 5, 7, 10, 15 सालों का अगर ये रेशियो देखोगे तो समय पर वर्षा नहीं होती है, समय पर वर्षा नहीं होती है, नहीं होती है ना समय पर वर्षा। और यही चीज सबसे बड़ी घातक होती है किसान के लिए। और वो बार बार भगवान ने देखे जो है वो कहते रहे है कि भगवान बरसा दे, टाइम पर बरसा दे, कभी भगवान ज्यादा बरसा दे, कभी कम बरसा दे। राजस्थान के अंदर जिसकी खेती हुआ वह प्राकृतिक कारणों के कारण हुआ, बार बार सूखो, रेतीलो, उसर व बंजर भूमि, मृदा अपर्दन, ए सारी बंगी जी समस्या है, क्योंकि बार बार अकाल पड़ते रहे है। दूसरी जमीन किसी है, रेतीली जमीन है, उसर और बंजर भूमि अठा सबसे ज्यादा है। और मृदा को अपर्दन तो अब जी गर्मी आ गए, जून जुलाई में लुआ चालेगी, नीबा में कोरी धूल उड़ेगी, कोरी के उड़ेगी, धूल उड़ेगी, ध्यान ही है। इसके बाद देखिएगा आर्थिक कारण क्या हो सकते हैं। आर्थिक कारणों की अगर बात करते हैं राजस्थान में कृषि कम होने का, तो किसानों की निर्धनता, उपज का कम मूल्य, पुरानी तकनीक से कृषि करना, सिंचाई के साधनों की कमी और उत्तम खाद बीज की कमी। एक तो देखो हमारा जो राजस्थान का किसान है, ऐसा नहीं है कि किसान में हिम्मत नहीं है खेती करने की, लेकिन दिक्कत है कि पैसे नहीं है। किसान पहले से ही गरीब है। कभी कभी टीवी पे चर्चा दिखाई जाती है कि अमेरिका के किसान ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भैया वो किसान अमीर किसान है ना। हमारे भारत के किसान बेचारे गरीब है। और हमारी सरकार ने भी अब तक जितनी भी सरकारें आई है, आजादी के बाद से लेकर आज तक की जो सरकारें हैं, उन्होंने किसान के लिए कभी कुछ ज्यादा किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया। हालांकि हरित क्रांति हुई, लेकिन उससे डायरेक्ट किसान को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, किसान की आर्थिक सहायता कभी नहीं की। केसीसी होती है तो उसमें भी किसान को पूरा ब्याज देना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा किसानों के लिए की जा सकती थी। खाद बीज तो उपलब्ध करवाए जा सकते थे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती थी, लेकिन सरकारें जो है वो नहीं करा पा रही है। 10 बजे क्लास होगी, बिल्कुल 10 बजे आज क्लास होगी, 10 बजे क्लास होगी बिल्कुल। आयुष वर्मा जी आज 2011 का सीटेट 2011 का पेपर करेंगे। आज सीटेट 2011 का पेपर आज अपन करेंगे 11 बजे, ठीक है, कितना, सॉरी 10 बजे करेंगे। इसके बाद आता है संगठनात्मक कारण। संगठनात्मक कारक कौन से हैं? भूस्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो किसी की हंस से जमीन लेकर, या आप कहते हैं ना हंसा, या फिर इस प्रकार की किसान जो है जमीन किराए पे लेकर जो है क्या करता है, खेती करता है। खुद की जमीन नहीं होती है, दूसरे की खेती करता है। आधा तो किसान को मिलता है और आधा जो मालिक है वो ले जाता है, किसान के
किसान की मेहनत ही है बस, और कुछ नहीं है उसका। राजस्थान में कृषि की विशेषता क्या है? देखिए, अगर राजस्थान की कृषि की बात करें तो सर्वाधिक बाजरा, सरसों और ग्वार राजस्थान में पैदा होता है। देश में सबसे ज्यादा बाजरा, सरसों और ग्वार जो है वो राजस्थान में पैदा होता है, राजस्थान में पैदा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। जो पश्चिमी राजस्थान है, हमारे वाला जो क्षेत्र है, उसमें सबसे ज्यादा बाजरा बोया जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर, बिल्कुल यूट्यूब पर होगी। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती जो है प्रमुख रूप से होती है। राज्य के श्री गंगानगर जिले में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको अन्न का कटोरा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का विकास हुआ है। सिर्फ 35% फसली क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है, यानी राजस्थान में 100% में से मात्र 35% ही हिस्सा ऐसा है जिसमें क्या होती है, सिंचाई होती है। और इस 35% का भी 66% यानी कुल सिंचित क्षेत्र का 66% क्षेत्र जो है वो सिंचाई के लिए कुएं और नलकूप, कुएं और ट्यूबवेल पे डिपेंड करता है। किसानों ने खेत में कुएं करा रखे हैं और कुओं को बिजली की मोटर से चलाकर पानी निकाला जाता है, फव्वारों के जरिए सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, राजस्थान में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में कुएं एवं ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो कहाँ होती है विद्वान साथियों? जयपुर जिले में होती है। ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हो कि कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो होती है जयपुर जिले के अंदर। और पूरे राजस्थान में 66% जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा ही होती है। नहरों द्वारा करीब 33% सिंचाई होती है और तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। राजस्थान में अगर पशुपालन की बात करते हैं तो राज्य में मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा व कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पशुपालन ही जीविकोपार्जन का सहज साधन है। एक किसान की वास्तविक स्थिति देखते हैं तो किसान के पास एक खेत होता है। खेत में अनाज तो बहुत कम होता है, लेकिन वो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पशु रखता है। कोई 2-5 गाय, भैंस हो गई, बकरी हो गई ना। भैंस तो फिर भी कम रखते हैं किसान, गाय ज्यादा रखते हैं, गाय और बकरियां। और वो गाय और बकरियां उनके खेत में रहती है, उनसे जो दूध दही होता है उन्हीं से उनका घर चलता है खाने के लिए, है ना। दूध दही लासी ये खा के अपना गुजारा करते हैं। तो जीविकोपार्जन सहज यानी थोड़ा सरल हो पाया है, किसके कारण? पशुपालन के कारण। इन क्षेत्रों में कृषि के अवसर तो सीमित है ही, औद्योगिक रोजगार के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण लोगों को पशुपालन से रोजगार के साथ साथ आवश्यकताओं की कई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। हो सकता है कि नए डाटा में परिवर्तन आ जाए थोड़ा सा, ये क्योंकि बुक पुरानी है तो इसलिए इसमें डाटा जो परसेंट हो गए इनमें थोड़ा सा जो है वो क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जैसे परिवहन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे ना, पशुधन पढ़ेंगे, दोबारा ये टॉपिक पढ़ेंगे जब अलग से, तो उसमें जो लेटेस्ट डाटा है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र के अलावा भी संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। राजस्थान में पालतू पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे पाले जाते हैं। लेकिन राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरियां, भेड़ पालन बहुतायत से किया जाता है। यानी बकरी तो ऑलमोस्ट मेरे देखने में हर घर में थी। आज हालांकि बकरियों की संख्या कम हुई है,
लेकिन एक समय ऐसा था जिसमें हर घर के अंदर जो थी वो क्या थी, बकरियां थी। हर घर के अंदर क्या थी, बकरियां होती थी, 1 या 2 बकरी। क्योंकि जनरली बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, क्योंकि बकरी का खर्चा कम होता है, खर्चा कम होता है बकरी का। गरीब की गाय किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं, गरीब की गाय। राजस्थान में 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार ऊंट व गधों की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। आप देख लीजिए, ऊंट गाड़ा आपको बहुत ही रेयर चांस में ही मिलेगा। बीकानेर जैसलमेर में थोड़ा मिल सकता है, बाकी बहुत कम लोग हो गए हैं जो ऊंट रखते हैं। भेड़ बकरियों की संख्या में जो है वो कमी आई है। गाय व भैंस की संख्या में मामूली सी वृद्धि आई है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वृद्धि आई है, तो मामूली सी वृद्धि आई है किसमें, गाय और भैंस में। किसमें आई है, गाय और भैंस की संख्या में, बाकी कमी आई है। राजस्थान में मुर्गी पालन का व्यवसाय भी तेजी से जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पशुपालन के लाभ क्या क्या हैं? अगर पशुपालन किया जाता है विद्वान साथियों, तो उसके क्या प्रॉफिट हैं? क्या बात है, 17 बकरियां और 31 गोना है। क्या बात है भाई। आयुष ऐसे झूठ ही बोल रहे हो क्या आप? झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, झूठ बोलने लगते हो ऐसे तो, है ना। पशुपालन में ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है एवं पशुओं पर आधारित उद्योगों का विकास होता है। इस व्यवसाय में पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही आदि की प्राप्ति होती है। डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है। पशुपालन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो क्वेश्चन का सेशन हम करेंगे ना विद्वान साथियों, जो सेशन हम क्वेश्चन का करेंगे वो हम स्मार्ट बोर्ड पर न करके सीधे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, तो बैठ के समझाएंगे हम आपको सीधे स्क्रीन पर, तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा। एक बार यस लिखो कि स्क्रीन पर कर ले हम, कि स्मार्ट बोर्ड पे ही करना है। मेरे हिसाब से स्क्रीन पर करेंगे तो हम और ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। पशुपालन निर्धनता के कारण पशुओं को पौष्टिक आहार व सही इलाज नहीं दे पाते हैं। किसान क्या होते हैं, गरीब होते हैं, और पशु बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज कराना थोड़ा क्या होता है, इनके लिए कठिन होता है। इलाज कराना क्या होता है, कठिन होता है। पशुपालक के पास कमजोर व घटिया नस्ल पशु की पाई जाती है। चारागाहों के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती है। परंपरागत तरीके से पशुपालन करते हैं। पशुपालन में व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी होती है, और बार बार वह सूखे व अकाल के कारण पशुधन भी कम होता जा रहा है। पशु क्या खाएंगे बताओ, पशु क्या खाएंगे? पशु भी तो चारा ही खाएंगे, और अकाल पड़ेगा तो चारा कम होगा, और चारा कम होगा तो फिर पशुओं को बेचारे को दिक्कत होगी। और आपको पता है कि किसान बेचारे की स्थिति ऐसी होती है कि वो खुद का इलाज भी बड़ा कठिनाई से करा पाता है, तो पशुओं का इलाज कराना बड़ा कठिन है। एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिए। 1300 रुपए क्विंटल हो गए ना छाने, वाह वाह क्या बात है भाई। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा के इसको शेयर कर दे, शेयर कर दे एक बार। राजस्थान में खनन की बात करते हैं, राजस्थान में खनन की बात जो है हम करते हैं। राजस्थान में कई विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का क्या कहा जाता है? राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन जो है वो होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज जो है वो रॉक फॉस्फेट है। ये याद रखना, रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि का के उत्पादन में भी राजस्थान का एकाधिकार है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? किस खनिज में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? तो याद रखना किस किस में है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी और संगमरमर में राजस्थान का एकाधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि राजस्थान में जितना खनन होना चाहिए उतना खनन हो नहीं पा रहा है। जितना खनन होना चाहिए, जैसे राजस्थान में तेल रिफाइनरी है,
हिसाब से राजस्थान के अंदर तेल रिफाइनरी है। जब मुझे याद है जब पहली बार हमने ऐसे न्यूज में पढ़ा सुना कि राजस्थान में तेल के कुएं पाए गए हैं, तो ऐसा लगा कि अब तो राजस्थान में तेल, आज से कई वर्षों पहले की बात है, तो ऐसा लगता था कि शायद अब राजस्थान के लोगों को तेल बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन देखिए ये सरकार कितनी जुल्मी है। राजस्थान के अंदर रिफाइनरी है, ये तो तेल हम विदेश से नहीं मंगा रहे ना, राजस्थान की रिफाइनरी से भी जो तेल उत्पन्न हो रहा है उससे भी राजस्थान के लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, यह मत सोचना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात कह रहा हूं, चाहे सरकार इसकी तुलना कर लो, चाहे पिछली सरकार की तुलना कर लो, राजस्थान के अंदर पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल है। सबसे ज्यादा राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ में खेती होती है जो कि सिंचाई के द्वारा होती है, वहां पर और ही ज्यादा महंगा है। यही इसे शोषण कहते हैं, यही तो शोषण है। सरकारें क्या होती है, अपना स्वार्थ देखती है। यानी जीएसटी की जब बात आती है तो हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगती है, बट वो पेट्रोल डीजल पे नहीं लगती है। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि पेट्रोल डीजल पे लगाएंगे तो पूरे भारत में एक रेट हो जाएगी, और फिर राज्य सरकारें जो है, अब राज्य सरकारें इसमें अपना प्रॉफिट ज्यादा रखती है, इसीलिए हरियाणा में कम है, राजस्थान में ज्यादा। मैं खुद कभी, क्योंकि मैं हरियाणा अक्सर हमारे पड़ोसी है, हमारी तो बहुत नजदीक है, तो जब भी जाता हूँ गाड़ी वहीं से फुल करवा के लेके आता हूँ, क्योंकि यहां से वहां में आता है 7 से 8 रुपए का अंतर, 7 से 8 रुपए का अंतर आता है। और राज्य सरकार, जैसे राजस्थान सरकार का जो वेट है पेट्रोल पर वो ज्यादा है, किसी राज्य ने ज्यादा लगा रखा, किसी ने कम लगा रखा, सब अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। यानी सीधा सीधा कहें तो सब लूट रहे हैं अपने अपने तरीके से, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है इसी से, पेट्रोल डीजल से, क्योंकि जिसके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, उसको तो डलाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, टंगस्टन, अभ्रक, तांबा, इमारती पत्थर आदि भी महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए खनिज आधारित नए उद्योगों की स्थापना काफी अवसर है। यही कारण है कि राज्य सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दे रही है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है, और इसके गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे हमारे जब बच्चे हो जाएंगे, फिर पोते पोती हो जाएंगे उनको, है ना। ये चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 9 की चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। छोटा सा चैप्टर है, अभी पूरा कर देंगे, है ना। कक्षा 6 अपना टारगेट है कि कल अपनी कक्षा 6 पूरी हो जाए, कक्षा 6 अपनी कल पूरी हो जाए, फिर अपन जो है कक्षा 7 शुरू करते हैं। अब की बार हमें बहुत कुछ करना है। आप थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ सारे सेशन, और लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, शेयर जरूर करें ताकि हर बच्चे तक ये सेशन पहुंचे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं कौन सी है? राजस्थान की आधारभूत सेवाओं की बात करते हैं तो किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन एवं स्वास्थ्य आदि। आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने सरकार का प्रमुख दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य संक्षेप में हम यहाँ इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान ने क्या काम किए। यह बात जरूर याद रखिएगा, हम लेवल कक्षा 6 का पढ़ रहे हैं अभी, हम जो है वो कक्षा 6 का लेवल पढ़ रहे हैं। अब की बार एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। अब हम इस बार तो बहुत कुछ करने वाले हैं।
अगले महीने से देखना कुछ अलग होगा, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा अलग चीजें करने का प्रयास हम करने वाले हैं आपके लिए। पीडीएफ आपको सारे सेशन की मिलेगी और प्रिंट वाली पीडीएफ भी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहे। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहां प्रिंट वाली पीडीएफ भी मिलेगी और हर चीजें डाटा मिलेगा, और हर सेशन की तो पीडीएफ आपको मिल ही रही है, और पूरी कक्षा की एक साथ पीडीएफ भी आपको कक्षा 6 पूरी होते ही मिल जाएगी। देखिएगा, शिक्षा की अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हमारे लिए क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं हम। ठीक है। जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालय शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति का अवसर सुलभ कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालय संचालित है। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय विद्यमान है। इसी तरह तकनीकी और मेडिकल शिक्षा में संस्थान भी विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार, राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसमें 6 से 14 की जगह अब क्या हो गया है, 6 से 18 हो गया है। ठीक है, 6 से 18 हो गया है। इस अधिकार से तय आय के सभी बच्चों को, यानी इस अधिकार के तहत, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत, एक निश्चित आय से नीचे के जिनके माता पिता एक निश्चित आय से नीचे जिनकी आय है, उनके लिए क्या किया गया है, सभी बच्चों को शिक्षा मिलने के समान अवसर मिलते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लास रुक गई क्या? नहीं रुकी, नहीं रुकी नहीं है क्लास, बिल्कुल भी नहीं रुकी है, और रुकने भी नहीं देंगे हम आपकी क्लास, है ना। रुकने भी नहीं देंगे हम आपकी क्लास को। क्या आप अभी मुझे प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को विद्यमान विद्यालय में प्रवेश कराने का कर्तव्य को बताता है। देखो इस चैप्टर में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं आपको फटाफट से ये पढ़ा देता हूं, ठीक है, फटाफट से मैं पढ़ा देता हूं आपको। विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, ये शाला दर्पण, शाला दर्शन, ये अपने सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये आपके आता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ठीक है। माध्यम से राजस्थान विद्यालयों की स्थिति को देखा जा रहा है और समझा जाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकालय, पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने दूध बांटा था स्कूल में दूध बांटा था। खतरनाक योजना लेके आते हैं ये भी। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। साक्षरता की बात करते हैं तो राजस्थान की बात की जाए तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान का कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11% रहा है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 79.19% है और महिलाओं की 52.12% रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत जो है वो क्या है, आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से भी होता है। इसीलिए सरकार जनहित के माध्यम से जो है वो जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य संकल्पना और को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कराने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो कितनी आबादी पर स्थापित होता है। जहां 1000 की जनसंख्या हो वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र होता है। इसके बाद जहां 30,000 की आबादी हो वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यह क्वेश्चन याद रखना। और जहां 1 लाख की आबादी हो वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखना, यहां से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन। केंद्र खोले गए। नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा के लिए जो 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में स्थित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में विशेष चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। जल्द ही राजस्थान में कुल 33 जिलों में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। स्वास्थ्य योजनाओं की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में नागरिकों की स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं जो है संचालित करती है, जिसमें से आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना आदि कुछ प्रमुख योजनाएं जो है वो इसके उदाहरण हैं जो राजस्थान में चल रहे हैं। ये योजनाएं जो है वो राजस्थान के प्रत्येक मनुष्य के लिए काफी बेहतरीन साबित हो रही है।
सब चीज़ें टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप पढ़ते रहिए, आपको किसी भी डाटा की कमी नहीं आने दी जाएगी। ठीक है रामनिवास जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता विकार, एड्स आदि रोग पर नियंत्रण एवं कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस और निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। क्वेश्चन आएगा कि दवाई बेचने का और खरीदने का जो लाइसेंस है वो कौन देता है? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग देता है, याद रखना आप। और इसके साथ ही प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है। संचार एवं डाक सेवाओं की अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो वर्तमान युग में सूचना एवं तकनीक का युग है, अतः इस दिशा में राजस्थान में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। आप संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने संदेश अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ इसके प्रचलित साधन है। बढ़ते हुए सूचना और तकनीकी ज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत है। नवीन बदलाव के अनुरूप यहां से वैसे कोई क्वेश्चन बनता है नहीं। अपने डाक सेवा की बात करते हैं तो संचार एवं डाक सेवा के माध्यम से नागरिकों को संदेशों और सामग्रियों का आदान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। संदेशों, सूचनाओं और विविध सामग्रियों को भौतिक और वस्तुगत रूप से आदान प्रदान कराने अथवा एक से दूसरे तक पहुंचाने में डाक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण जो है डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में भी डाक और इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त है। डाक विभाग के माध्यम से सूचना संप्रेषण करने के लिए पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे 3 पारंपरिक साधन है। सामान्य डाक सेवा, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट आप लगा सकते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। इसके अलावा डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जा सकती है बल्कि बचत खाता और मनी ऑर्डर सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका खाता आप सुकन्या समृद्धि योजना का डाकघर में जो है वो खुला सकते हो। ठीक है भाई, ये चैप्टर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अंतर्गत जो है बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाओं की बात करें तो आप सब जानते हैं कि बैंक में मुद्रा का लेन देन वगैरह सब होता है। ब्याज बैंक लेता है और बैंक ब्याज देता है। परिवहन सेवा की बात करें तो राज्य में औद्योगिक विकास और व्यापार वृद्धि के लिए परिवहन की आवश्यकता है। राजस्थान में 3 तरीके के परिवहन है, रेल, सड़क और वायुयान। इसके अलावा सड़क परिवहन की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन बनता है आपका, ये याद रख सकते हैं 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है, ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। और न्यूनतम जो है वो कहाँ है? धौलपुर में है। और NH 15 राज्य का सबसे, अब NH की तो संख्या बदल दी गई तो छोड़ दीजिए, सबसे छोटा 71 B था पहले, अब इसका भी नाम बदल दिया गया है, तो इनको हम बाद में अपडेट करके पढ़ लेंगे। रेल परिवहन की बात करते हैं तो रेल परिवहन माल परिवहन व यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे 2 जोन में है, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। इसके 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ये जरूर याद रखना, बस यही है। बहुत रेयर चांस में पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन, बट पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो कहां पर है? उदयपुर में है। वायु परिवहन की बात करते हैं तो राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, राजस्थान में कौन सा स्थान है जहां एयरपोर्ट नहीं है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में है, हवाई अड्डा है। जयपुर का सांगानेर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य में 5 हवाई अड्डे, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाड़ा और वायु, ये सारे वायुसेना के हवाई अड्डे हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपके जो है पूर्ण हो चुके हैं। कल अंतिम 10वां चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण है।
राजस्थान की कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। 6 से 12 की पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डाल दी है एनसीईआरटी की, 6 से